हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक राजस्थान जलवायु ऋतु के वर्गीकरण पर आधारित ये वीडियो है। इसमें हम समझेंगे कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कितने ऋतुओं पर आधारित है, मतलब राजस्थान की जलवायु में कितनी ऋतुएं हैं। हमारे राजस्थान की कुल 4 प्रकार की ऋतुएं हैं और इन्हीं 4 प्रकार की जो ऋतुएं हैं, जैसे कि ऋतुएं कौन सी, जैसे कि गर्मी, सर्दी, वर्षा या फिर शरद ऋतु, ऐसी इनको ऋतुएं कहते हैं। अब इन ऋतुओं का अध्ययन अब जो आने वाले वीडियो होंगे उसमें हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक अपन डाल लेंगे राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। ठीक है, टॉपिक डालेंगे राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। ठीक है, कितने प्रकार की ऋतुएं होती है राजस्थान की, तो मैंने अभी बताया आपको 4 प्रकार की ऋतुएं होती है। सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाकर मैं इसको समझाता हूं आपके सामने। देखिए ये 4 प्रकार जो है इसको हम ए, बी, सी और डी ये प्रकार डाल देंगे अपन। देखिए सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। सब जानते हैं बहुत ही गर्मी पड़ती है और समय जो होता है इसका है मार्च से जून तक इसका समय माना गया है। और इसकी खास विशेषता क्या है तो मैं बता दूं आपको। एक तो लू बड़ी चलती है, आंधियां यहां पर रहती है। ठीक है, आंधी बहुत चलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आंधी, लू, गर्मी जो आप जानते ही हैं। एक और शब्द है जिसे हम बोलते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं भभूलिया। ठीक है, भूलिया। आपने देखा होगा कई बार मिट्टी जो होती है वो गोल गोल राउंड में घूमती है और बहुत ऊंचाई में मिट्टी को ले जाती है, उसे हम बोलते हैं भभूलिया। और वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी गर्मी की, ग्रीष्म ऋतु। अब बी ऑप्शन पे आइए। दूसरा भाग जो है वो है वर्षा ऋतु। डाल देंगे अपन वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु का जो टाइमिंग है राजस्थान में वो है जून से सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर का जो महीना होता है वो वर्षा ऋतु का होता है। और इस समय जो स्थिति होती है उसे हम कहते हैं मानसून की स्थिति। कौन सी स्थिति बोलते हैं इसको? मानसून की स्थिति कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो ये ए और बी ऑप्शन हो गए कंप्लीट। आ जाइए सी पर बात कर लेते हैं। सी जो है वो ऋतु कहलाती है शरद ऋतु की। ठीक है, डाल दीजिए शरद ऋतु। और शरद ऋतु की जो टाइमिंग है वो है अक्टूबर और नवंबर का जो समय होता है, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, ये इसकी टाइमिंग है। और साथ में इसकी विशेषता भी सुन लीजिए, मानसून का निर्वर्तन समय माना जाता है। मतलब ये इस समय तो मानसून आता है और इस समय मानसून लौट जाता है, जिसको हम बोलते हैं मानसून निर्वर्तन। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं मानसून का लौटना। क्लियर? ये आपके तीसरे नंबर की ऋतु हो गई। और लास्ट में जो ऋतु आती है आप सब जानते हैं शीत ऋतु। और सर्दी का मौसम जो होता है वो इसी ऋतु में रहता है। इस ऋतु की जो टाइमिंग है वो है दिसंबर से लेकर फरवरी का समय माना गया है। दिसंबर से फरवरी, इस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और इसी समय मावठ का नाम सुना होगा और शीतलहर की प्रक्रिया इस समय चलती है। मावठ का मतलब होता है ठंड में बारिश होना और दूसरा शीत लहर। ठीक है, ये आपके 4 जो ऋतुएं हैं, ये 4 ऋतुएं हैं जो कि आपके राजस्थान में उपस्थित है। और समय के अकॉर्डिंग समय बदलता है और राजस्थान में ये मौसम जो है जलवायु का वो इस तरीके से बदलता रहता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, अब हम इसमें से एक बिंदु लेंगे। आज का जो वीडियो होगा हमारा वो पहले नंबर का पॉइंट डाल लेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे अपने वर्षा ऋतु पे भी देखेंगे,
शरद ऋतु पे भी देखेंगे और शीत ऋतु पे भी देखेंगे। आज जो हमारा वीडियो होगा वो ग्रीष्म ऋतु पे आधारित होगा। ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का अध्ययन इसमें करेंगे, इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। टाइमिंग पर लू, आंधी और भभूलिया जो शब्द है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे ए बिंदु, और ए का पहला बिंदु जो है वो है ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु जो है वो आप सब जानते हैं, गर्मी का मौसम जो पड़ता है। और अब इस ग्रीष्म ऋतु को हमने भी बांटा कितने भागों में, 3 भागों में। इन 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला बिंदु है वो आपकी है लू, सेकंड नंबर का जो बिंदु है वो है आंधियां, ठीक है, और थर्ड नंबर का जो बिंदु है वो है भभूलिया। ठीक है, ये 3 बिंदुओं की आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु अपन डाल लेंगे लू। लू की क्या विशेषता है, सब जानते हैं। जब गर्मी आती है तो लू के थपेड़े पड़ते हैं, और जिसे हम कहते हैं गर्म हवा कह सकते हैं। इस समय ग्रीष्म ऋतु की गर्म और शुष्क हवाएं चलने लगती है इस समय। ठीक है, मतलब आपकी ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है जिसे हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं व साथ में जो चलती है शुष्क हवाएं हम कह सकते हैं। शुष्क का मतलब होता है सूखी हवाएं, और ये सूखी हवाएं जो होती है इसमें किसी भी प्रकार की नमी की मात्रा इसमें मौजूद नहीं होती है। ठीक है, अब क्या कारण होता है यहां पर गर्म हवा चलने का, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो कारण शब्द लगा लीजिए, कारण। देखिए कारण क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए अब मैं बताऊं आपको, जो ग्रीष्म ऋतु में लू का जो समय होता है इसमें तापमान का अभिवहन और क्षतिज संचलन होता है। संचरण कह सकते हैं कि जो हवाएं चलती है वो समानांतर एक इस तरीके से चलती है, ये बोलते हैं क्षतिज अवस्था। एक स्थिति और होती है ऊर्ध्वाधर अवस्था। ऊर्ध्वाधर अवस्था जो होती है वो इस तरीके से होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्षतिज, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, नीचे से ऊपर चलने वाली जो हवाएं होती है उसको तो बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और ये जो हवाएं होती है इस तरीके से समानांतर बहती है। जैसे मैं खड़ा हूं छत के ऊपर और हवा आके मेरे से टकरा रही है, वो ये कंडीशन रहती है। लेकिन गर्म, जब हवाएं गर्म होके ऊपर की ओर उठती है, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो इस कारण में हम क्या लिखेंगे, सुन लीजिए कि हमारी जो हवाएं होती है लू की, इस लू की हवा का कारण क्या होता है, तापमान का अभिवहन। मतलब तापमान जो होता है, तापमान जब बढ़ता है तो जितनी भी हवाएं होती है जो भी आपके धरातल के संपर्क में आती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में उसका वहन होता है। वहन का मतलब क्या होता है, वो चलती है। और वो कौन सी कंडीशन में चलती है, क्षतिज, जो भी मैंने बताया आपको वो क्षतिज कंडीशन में चलती है। तो लिखेंगे कारण तापमान का अभिवहन। ठीक है, आगे बात समझ में, तापमान का अभिवहन व क्षतिज संचरण, मतलब आगे की ओर चलना, ये कारण है लू का। अब सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, मतलब इस ग्रीष्म ऋतु में जो लू से प्रभावित क्षेत्र है, लिख देंगे अपन यहां पर सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, अब सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं तो मैं बता दूं आपको, बाड़मेर इससे ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, साथ में आपका जो उत्तर और पश्चिम राजस्थान है, उत्तर मान लीजिए और पश्चिम, ये दोनों दिशाएं जो होती है राजस्थान की, वहां पर लू का बड़ा प्रकोप माना जाता है। लू जो है बहुत ही ज्यादा चलती है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। 3 बिंदु लिखा है, लू के बारे में बताया क्या होती है लू, कारण बताया मैंने, और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। अब सेकंड नंबर पे आती है आंधियां। ठीक है, उतार लीजिए इसे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट डाल लेंगे अपन आंधी का। ठीक है, उसी तरीके से अध्ययन करेंगे जैसे लू का किया। दूसरा बिंदु है आंधियां। अब आंधियों की विशेषता सुन लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में जितनी भी धूल भरी आंधियां चलती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी आंधियां चलती है, धूल, मिट्टी, ठीक है, साथ में इस हवा में थोड़ी सी नमी होती है, आर्द्रता होती है, मतलब पानी की उपस्थिति होती है। ठीक है, लिख देंगे अपन ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी
आंधियां व आर्द्र हवाएं चलती है। मतलब जब भी आंधी चलेगी तो धूल को उड़ाते हुए चलेगी और साथ में हवाएं कैसी होगी, आर्द्रता, मतलब पानी इसमें मौजूद होगा। अब देखिए इसका कारण की बात कर लेते, क्या कारण है आंधियां चलने का, तो सुन लीजिए, तापमान का संवहनी। तापमान का संवहनी का मतलब क्या होता है, अभिवहन का मतलब क्या बताया था, तापमान का अभिवहन मतलब बहना क्षैतिज अवस्था में, इस तरीके से। ये तो मैंने पिछले बिंदु में बताया, लू के अंदर क्षैतिज अवस्था संचरण। अब इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में इसका कारण क्या होता है, तापमान का संवहनीय। संवहनी का मतलब क्या होता है, हवा का गर्म होके ऊपर की ओर उठना, इसे कहते हैं तापमान का संवहनीय। तो तापमान का संवहनीय ये कारण है आंधियां चलने का। जब हवाएं अधिक तापमान पाने के बाद में गर्म हो जाती है, और गर्म हवाएं कैसी होती है, हल्की हल्की हवा ऊपर की ओर उठने लगती है, तो तापमान का संवहनी। संवहनी का मतलब होता है गर्म होकर वायु ऊपर की ओर उठना। अब हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है ना, इस तरीके से उठ रही है, तो इस कंडीशन को मैंने क्या बताया था आपको, ऊर्ध्वाधर। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें संवहनी के साथ में, तापमान के संवहनी के साथ में जोड़ देंगे क्या, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर संचरण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर संचरण मतलब नीचे से ऊपर की ओर हवाएं चलना। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे, ये कारण बता दिया, अब मैं प्रभावित क्षेत्रों की बात कर लेता हूं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। अब आंधियों से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो आपका श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर बहुत ज्यादा प्रभावित है। कम से कम अगर मैं आंधियों की बात करूं तो आप अगर कैलकुलेशन लगाएं तो महीने भर आपकी धूल भरी आंधियां चलती है। कितने महीने भर, तो अगर देखा जाए तो कम से कम 27 दिन का अगर देखा जाए, 27, 28, 29 या महीने भर की कंडीशन जो होती है वो आपके आंधियों की होती है। एक महीने तक कंटिन्यू हवाएं चलती है। श्री गंगानगर में तो चलती ही चलती है, आपके चले ना चले पर यहां तो चलती है। तो इस तरीके से आंधी का टॉपिक कंप्लीट होता है। आंधियां क्या होती है, धूल भरी आंधियां और आर्द्रता हवाएं चलती है। कारण मैंने बता दिया, तापमान का संवहन, ऊर्ध्वाधर स्थिति में संचरण होता है, और प्रभावित क्षेत्र मैंने बता दिया श्री गंगानगर। ठीक है, ये अपना दूसरा बिंदु भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं भभूल्या की। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैं तीसरा बिंदु बता रहा हूं, और तीसरा बिंदु क्या होगा अपना, देखिए तीसरा बिंदु है भभूल्या। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी एवं चक्रवाती हवाओं को हम क्या कहते हैं, भभूल्या। ठीक है, लिख देंगे, ग्रीष्म ऋतुओं में धूल भरी व चक्रवातीय हवाओं को क्या कहते हैं, भभूल्या कहते हैं। ठीक है ना, जब आपकी ग्रीष्म ऋतु में बहुत जबरदस्त तरीके से धूल भरी आंधियां चले और चक्रवात की स्थिति बन जाए, ठीक है, ऐसे राउंड टू राउंड इस तरीके से, देखो ऐसे इस तरीके से बन जाती है स्थिति, कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं भभूल्या। ठीक है, चलिए अब मैं कारण की बात कर लेता हूं, क्या कारण है इस समय ये कंडीशन चलने की। तो मैं बता दूं आपको, किसी भी स्थान के केंद्र में जब उच्च तापमान एवं निम्न वायुदाब होता है, ठीक है, किसी भी स्थान पे अगर मान लो केंद्र बिंदु है और उसके बीच में तो उच्च तापमान हो और निम्न वायुदाब की कंडीशन हो, उस कंडीशन के अंदर आपके इस भभूल्या बनने का कारण बन जाता है। ठीक है, लिख देंगे अपन, किसी स्थान के केंद्र पर, किसी स्थान के केंद्र पर तापमान कैसा हो, उच्च तापमान व निम्न वायु दाब हो। देखिए जब तापमान बढ़ता है तो दबाव हल्का रहता है, जैसे मैंने बोला निम्न दाब क्यों होता है, क्योंकि
गर्म हवाएं हल्की होती है। अगर यहां पर तापमान अगर डाउन होता तो आर्द्रता मौजूद होती हवाओं में, मतलब पानी मौजूद होता, और जब पानी मौजूद होता तो यहां पर निम्न ना होके उच्च वायुदाब होता। लेकिन यहां पर ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में तो तापमान बढ़ता है, तो हवाएं कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो तापमान कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो हवाएं जब गर्म होगी तापमान उच्च होगा, हवाएं हल्की हो जाएगी तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। आगे बात समझ में। जबकि उसकी परिधि क्षेत्र में जो स्थिति होती है वो विपरीत मानी जाती है, मतलब जब चक्रवात चलता है उसकी जो परिधि होती है, मतलब बीच का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर कंडीशन अलग मानी जाती है। मतलब इसमें तो आपको यही लिखना है, अगर किसी स्थान के केंद्र पर उच्च तापमान और निम्न वायुदाब होता है तो कारण आपका भभूलया बढ़ने का होता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। अब सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, तो मैं बता दूं आपको, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो है बीकानेर। इसमें कौन सा बिंदु आएगा, बीकानेर। ठीक है, और इसी तरीके से अपने ये तीनों बिंदु कंप्लीट होते हैं, लू, आंधी और भभूलया। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, और मैं इसके बारे में और भी आपको बताऊंगा कि तापमान के बारे में, कि कहां पर राजस्थान में उच्च तापमान रहता है, कहां पर निम्न रहता है, और कहां पर वार्षिक तापमान अंतर कितना होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़े तो हम एक नोट करने वाली बात है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है, तो मैं बता दूं आपको, ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने का प्रमुख जो कारण होता है वो लू होती है। ठीक है ना, जो लू के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया लू क्या होती है। जबकि अगर ग्रीष्म ऋतु में अगर तापमान घट जाए, अगर तापमान क्या हो जाए, घट जाए, तो समझ लेना वो घटना कहलाती है आंधी, क्योंकि आंधी जब चलती है तो उसके हवाओं में आर्द्रता मौजूद होती है तो तापमान गिरा देती है। तो नोट करने वाला विषय है, लिख देता हूं मैं यहां पर, ग्रीष्म ऋतु में तापमान का बढ़ने का प्रमुख कारण मान लीजिए, या फिर घटना कह दीजिए, क्या कहलाती है, लू, लू होती है। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूं घटने की, तापमान घटने का, ग्रीष्म ऋतु में तापमान घटने का प्रमुख कारण या कह दीजिए घटना, वो कहलाती है क्या, आंधियां। ठीक है, ये कारण होता है तापमान का बढ़ने का और तापमान का घटने का। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में एक बिंदु जोड़ता हूं मैं, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान कहां पर मिलता है, राजस्थान के अंदर। तो सुन लीजिए, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान, ठीक है। अब सर्वाधिक तापमान कहां मिलेगा, अगर मैं स्थान की बात करूं, कहां की बात करूं, स्थान की, तो फलोदी एक ऐसा स्थान है जहां पर ग्रीष्म ऋतु के अंदर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, और यह मिलेगा आपको जोधपुर के अंदर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जिले की, ठीक है, जिला, तो भैया जिला है चूरू। कौन सा जिला है, चूरू, जो कि सर्वाधिक तापमान वाला जिला माना जाता है। अब मैं बात करता हूं न्यूनतम तापमान की, ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान। ठीक है, अब न्यूनतम तापमान की बात करें तो मैं बात करूं स्थान की, भैया स्थान है माउंट आबू, नाम सुना होगा आप लोगों ने। और अगर मैं बात करूं किस चीज की, जिले की, तो सिरोही। ठीक है, जिला है सिरोही, सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, और ये जो आबू पर्वत है वो यहीं पर उपस्थित है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर, वार्षिक तापांतर की बात करूं और रोज का तापांतर की बात करूं, मतलब साल का पूरा तापमान की गणना करूं, और अगर मैं दैनिक तापमान की बात करूं तो उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले ये सारणी जो है पहली और दूसरी सारणी उतार लीजिए, जिसमें आपका सर्वाधिक तापमान बता रहा है और न्यूनतम तापमान बता रहा है।
अब देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर की। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर की स्थिति की बात कर लें तो सर्वाधिक तापांतर की हम बात करें तो देखिए मतलब जहां पर तापमान ज्यादा है। अगर मैं बात करूं वार्षिक तापांतर की, वार्षिक का मतलब क्या होता है, एक साल की बात करूं तो एक साल में सर्वाधिक तापमान जो है वो आपको मिलेगा कहां पर, चूरू के अंदर। जैसे अभी मैंने बताया आपको सर्वाधिक तापमान कहां, कौन से जिले में, चूरू में, तो चूरू लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करूं मैं दैनिक तापांतर की, किसकी, दैनिक का मतलब होता है रोज। ठीक है, रोज का मतलब प्रतिदिन की बात करूं तो प्रतिदिन में आपका आएगा जैसलमेर, रेतीला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक तापमान मिलेगा। ये दैनिक मतलब रोज यहां पर गर्म हवाएं चलती है, गर्म तापमान रहता है। और पूरे साल की गणना करूं तो चूरू जो है वो तापमान में सर्वाधिक है। ठीक है, अब मैं तापांतर की बात करता हूं, तापांतर तापांतर ये बिंदु आ रहा है बार बार, तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। तापांतर की परिभाषा क्या होगी, सुन लीजिए। निश्चित समय में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं, बस। और परिभाषा कुछ ही नहीं, निश्चित समय में, कोई भी निश्चित समय ले लीजिए, अधिकतम और न्यूनतम जब तापमान चलता है और उन दोनों के बीच में जो अंतर आता है, ठीक है, निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय है, और निश्चित समय में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अंतर को तापांतर कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा आपके सामने दी है मैंने कि निश्चित समय है, उस समय में अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान है, दोनों के बीच में जब हम अंतर निकालते हैं कि कहां पर ज्यादा है कहीं पर कम है, उस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, तापांतर। तो इसी के साथ में हमने आज पहला बिंदु कंप्लीट किया है, राजस्थान की ऋतुओं का पहला बिंदु ग्रीष्म ऋतु इसी के साथ में पूरा होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो अब तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।